तो बच्चों जय श्री श्याम। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इश्यू ऑफ डिबेंचर की सारी रेलेवेंट थ्योरी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर ने उन्होंने पूरा पूरा हिंट दे दिया है कि वो इंटरनली एमसीक्यूज ड्राफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपने एमसीक्यूज देखे होंगे सीबीएसई के सैंपल पेपर वाले। तो आइए समझते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर वर्ड टू वर्ड चीज़ों को पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओ, याद आपको रह जाएं, और एटलीस्ट आपको एमसीक्यूज अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो किसी तरह की प्रॉब्लम आप क्रिएट नहीं करोगे। इसके अलावा मे भी हो सकता है कि थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाए, तो अगर आता है तो डेफिनेटली उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करके आओगे आप। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या बातें लिखी हैं, ध्यान से देखिए। डिबेंचर मतलब क्या? डिबेंचर द वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबर व्हिच मींस टू बोरो। तो अब यहां पर एमसीक्यूज डाउट हो सकता है कि डिबेंचर का दूसरा नाम क्या है, लैटिन वर्ड में उसको किस नाम से जानते हैं, इस तरीके से, राइट। तो तरीका ही वही है। सीबीएसई कहीं से बाहर से पेपर सेट नहीं करती बेटा। आपकी एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड जो थ्योरी है ना, उसमें से कुछ पिक कर लेते हैं। जब मैं बोलता हूं कि पढ़ने के बाद एटलीस्ट एक बार दो बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लिया करो, रटना नहीं है, गो थ्रू कर लिया करो। ओके, विच मीन्स टू बोरो मतलब कर्ज लेना। तो ये लैटिन वर्ड है डेबर, और इसी से डिबेंचर बना है। बेसिकली है क्या डिबेंचर? डिबेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी। सो कंपनी की मोहर के अंदर एक्नॉलेज करता है डेट की, मतलब एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है अपने नाम पर, अपनी मोहर पर। ओके, उसके बाद इट कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पीरियड। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सारी बातें लिखी होती हैं। कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट का मतलब ये है कि जब प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किया जाता है बिफोर इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी चीजें मेंशन कर देती है कि इतने टाइम के बाद हम सारा पैसा वापस कर देंगे, रीपे कर देंगे डिबेंचर होल्डर को, और एक फिक्स अंतराल में, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा, एक फिक्स रेट से, स्पेसिफाइड रेट होगी, उस रेट से इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा, स्पेसिफाइड पीरियड और एट अ इंटरवल और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट पेबल यूजली आइदर हाफ ईयरली और ईयरली। तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो सारी बातें आपको स्टार्टिंग में ही बता दी जाती हैं, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन कर दी जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हाफ ईयरली या ईयरली आपको एक फिक्स डेट पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है। सो डिबेंचर जनरली जो आप जानते हो, डिबेंचर बेसिकली एक सोर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फंड का पार्ट है। कंपनी को जब फंड्स की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली वो डिबेंचर्स के थ्रू पैसे को रेज कर सकते हैं, विच इज अ डेट फॉर अ कंपनी, जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है एक फिक्स पीरियड में। और इसके अलावा एज इट इज पैसा टाइम पीरियड के बाद वापस भी करना पड़ सकता है 5-10 साल बाद। वो सब चीजें स्टार्टिंग में मेंशन वो कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर इन्वेंट्री। घबराना नहीं है इन्वेंट्री वर्ड देख के, मतलब ये डिबेंचर्स के लॉट की बात कर रहे हैं। ओके, एंड बॉन्ड्स। तो डिबेंचर इन्वेंट्री या बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बेटा जनरली पहले ट्रेडिशनली मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इसको यूज किया करती थी, ये भी एक तरह का कर्ज ही होता है। बट आज की डेट में इंटरचेंजेबल भी दोनों वर्ड यूज होते हैं, डिबेंचर कह लो, बॉन्ड कह लो, ये दोनों एक ही तरह की बातें हैं। कहने का मतलब अल्टीमेटली कंपनी कर्जा ले रही है, ओके, और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है, और एक टाइम पीरियड के बाद सारा पैसा वापस भी करेगी। एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। सो बेसिकली ये जो कर्जा है, डेफिनेटली बेटा जब आप कर्जा लेते हो किसी से तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दी जाती है। यही सिनेरियो यहाँ पर है। लोग अगर डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं कंपनी को, तो डेफिनेटली दो सिचुएशन देखने को मिल सकती है। चार्ज हो सकता है, कहने का मतलब है सिक्योर्ड डेट हो सकता है, इसके अलावा अनसिक्योर्ड डेट हो सकता है। सिक्योर्ड होता है तो उसके अंदर वो किसी फिक्स एसेट के अगेंस्ट वो चार्ज रख लेते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पैसे के साथ कुछ भी हुआ, कोई भी अनसर्टेनिटी हुई, तो उस सिचुएशन में वो जो एसेट है उसको हम ले जाएंगे। ओके, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट एसेट। इसके अलावा चार्ज दो तरह का होता है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब किसी स्पेसिफिक एसेट पर, फ्लोटिंग चार्ज मतलब कि जो भी एसेट होंगे उसके अंदर स्टॉक वगैरह सब चीजें कंसीडर हो जाती है, टोटल एसेट को उसके अंदर कंसीडर किया जाता है। तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चार्ज है तो सिक्योर्ड है, अदरवाइज अनसिक्योर्ड है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर भी इसको ब्रॉडली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आगे देखिए बॉन्ड्स। नाउ व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। बॉन्ड भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेट को एक्नॉलेज करता है। ठीक है, और ये भी कर्जे को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट यूज किया करती थी बॉन्ड को, बट दीज डेज बॉन्ड्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय द सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल कंपनीज। तो आज की डेट में सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी यूज कर रही हैं। कहने का मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आज की डेट में इसको यूज करती हैं।
द टर्म डिबेंचर एंड बॉन्ड आर नाउ बीइंग यूज इंटरचेंजेबली, और आज की डेट में दोनों इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। डिबेंचर कह लो, बॉन्ड कह लो, दोनों पर, दोनों कर्जा ही है, दोनों एक तरह का डेट है कंपनी के ऊपर, और अल्टीमेटली इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, एक टाइम पीरियड के बाद सारा पैसा वापस भी करना पड़ सकता है। तो ब्रॉडली आपको समझ में आ गया होगा डिबेंचर और बॉन्ड के बारे में। आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया हुआ है, और टू द पॉइंट चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या बातें लिखी हैं। तो शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की। अ शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी वेयर एज अ डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? शेयर्स ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर कंसीडर किए जाते हैं। वहां पर अगर कंपनी पैसा अरेंज कर रही है बाय द वे ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, तो डेफिनेटली कंपनी अपनी ओनरशिप बेच रही है। बट डिबेंचर्स के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। डिबेंचर्स के सिनेरियो में कंपनी कर्जा ले रही है, बदले में इंटरेस्ट पे कर रही है, और एक टाइम पीरियड के बाद सारा कर्जा वापस करेगी। ओके, यहां पर क्या होता है? यहां पर डाइल्यूशन है ओनरशिप का। ओके, तो ओनरशिप छिनती है कंपनी की। शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी वेयर इज डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। तो एक कर्जे को रिप्रेजेंट करता है। अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल वेयर इज डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो ये ओनरशिप का कैपिटल का पार्ट होता है, और ये बोरोड कैपिटल होती है। इसको बोरोइंग्स में हम शो करते हैं, कर्जे में हम शो करते हैं। सो ओनरशिप इज द वन फर्स्ट डिफरेंस। नाउ सेकंड डिफरेंस इज रिटर्न। रिटर्न ऑन शेयर इज नोन एज डिविडेंड। तो जो पैसा डिबेंचर होल्डर, जो पैसा शेयर होल्डर बिजनेस में लगा रहे हैं, जिन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं मेरी कंपनी के, उनको मैं रिटर्न में क्या देने वाला हूं? उनको रिटर्न में जब मैं सरप्लस जनरेट करूंगा तो उस सिनेरियो में मैं उनको डिविडेंड पे करूंगा। बट इक्विटी शेयर्स के, शेयर्स भी दो तरह के हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी, उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। शेयर्स इक्विटी है तो वहां पर मेरे ऊपर फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं डिविडेंड पे करूंगा ही करूंगा। इन केस मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूं, सरप्लस की सिचुएशन है, मीटिंग होगी और मीटिंग में फिर मैं डिक्लेयर करता हूं डिविडेंड पे करना है, कितना करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड की, प्रेफरेंस शेयर्स की सिचुएशन में डिविडेंड पे करना मेरी ऑब्लिगेशन हो जाती है, एक फिक्स रेट मेरे को डिविडेंड का पे करना ही पड़ता है। वो सारी बातें हम इशू ऑफ शेयर की थ्योरी वाले पार्ट के अंदर कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, जाकर आप देख सकते हो। वाइल रिटर्न ऑन डिबेंचर इज अ कॉल्ड इंटरेस्ट। सो बेसिकली डिबेंचर के अगेंस्ट क्या रिटर्न पे करने वाले हो? इंटरेस्ट पे करने वाले हो। ओके, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो वहां पर जो रिटर्न है वो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि ईयर टू ईयर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी कैसा अर्न कर रही है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो डिविडेंड चेंज होता है। और मे भी हो सकता है कभी पे ना हो और कभी पे हो तो ज़्यादा हो। अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि कंपनी ने कैसी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करी है, देन वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड पे करेंगे या नहीं करेंगे ऑफ द कंपनी। बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ प्री फिक्स्ड। लेकिन डिबेंचर्स के सिचुएशन में इंटरेस्ट प्री फिक्स होता है, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पे करना ही पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे तभी डिविडेंड पे किया जाएगा, बट इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिविडेंड कौन सा पार्ट है? डिविडेंड जब बिजनेस सरप्लस जनरेट करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी तभी पे करेगी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और इसको हम एप्रोप्रिएशन कंसीडर करते हैं। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नाउ थर्ड पॉइंट इज रीपेमेंट। नाउ व्हाट इज रीपेमेंट? नॉर्मली अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। शेयर्स का पैसा जनरली रिटर्न नहीं किया जाता। ओके, वेयर एज जनरली द डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। पहले से डिसाइडेड होता है कि इतने समय के लिए हैं, इतने टाइम पीरियड के बाद सारा पैसा वापस कर देंगे, एंड रीपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, और एक समय अनुसार वो सारा पैसा वापस कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज वोटिंग राइट्स। अब इसको समझो ध्यान से। सो वोटिंग राइट्स वाला जो पॉइंट है इसको जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। वोटिंग राइट्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर होल्डर इंजॉइंग वोटिंग राइट्स वेयर एज डिबेंचर होल्डर डू नॉट नॉर्मली इंजॉय वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट मतलब क्या? कंपनी का कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसमें रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और उसमें उनकी बातें सुनी जाती है, उनका मत लिया जाता है, जाना जाता है कि हमारे शेयर होल्डर क्या चाह रहे हैं। देखो अल्टीमेटली वो ओनर्स हैं, राइट, और उनकी बात, उनकी सहमति के अनुसार ही काम होता है, हर डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल किया जाता है, दैट इज वोटिंग राइट। डिबेंचर्स के पास ऐसा बेनिफिट नहीं है, डिबेंचर्स को सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, और एक टाइम पीरियड के बाद उनको सारा पैसा वापस मिल जाएगा, दैट्स इट। ओके,
सिक्योरिटी की बात करें तो शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, शेयर सिक्योर्ड नहीं होते बाय एनी चार्ज, वेयर एज डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड एंड कैरी अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। मैंने ऑलरेडी बता दिया फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। देखो जो शेयर्स हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते, ठीक है। शेयर्स में सिर्फ इतना है कि ओनरशिप मिल रही है और अच्छा कमाएंगे तो प्रॉफिट्स के रूप में आपको डिविडेंड मिलेगा। डिबेंचर्स का क्या है, डिबेंचर्स इंटरेस्ट लेंगे एक टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट लेंगे पूरी पूरी, और इसके अलावा क्या बोला गया कि उन वो जो है सिक्योर्ड हो सकते हैं या फिर अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। सिक्योर्ड के अंदर दो चीजें बताई, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। एक एसेट के ऊपर चार्ज रखा जाता है, कहने का मतलब ये है जब आप कर्जा लेते हो तो किसी एसेट के अगेंस्ट आप सिक्योरिटी रखते हो, राइट। आप नॉर्मली भी किसी कर्जा लेते हो तो आपको देखा होगा कि कुछ ज्वेलरी रख ली जाती है, देन वो लोन दिया जाता है। इसी तरीके से कंपनी का सिनेरियो, कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है तो डिबेंचर होल्डर एज अ सिक्योरिटी दो चीजें रख सकती है, तो फिक्स चार्ज रख सकती है या फिर फ्लोटिंग चार्ज रख सकती है। फिक्स चार्ज मतलब क्या, किसी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या, बचे हुए जितने भी एसेट होंगे, किसी स्पेसिफिक एसेट पे नहीं, बचे हुए जितने भी एसेट होंगे, स्टॉक हो सकता है इसके अंदर बचे हुए कह लो, या फिर कह लो कि सारे एसेट्स पर चार्ज होता है। और अगर कंपनी के हालात खराब हुए या कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई तो जो भी एसेट होंगे ना, सारे एसेट उठा लिए जाएंगे बाय द डिबेंचर होल्डर। तो दैट इज व्हाट फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। उसमें किसी स्पेसिफिक एसेट पे नहीं होता, बस इतना सा फर्क है फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज में, ओके। उसके बाद आती है पांचवा पॉइंट, दैट इज कन्वर्टिबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस कन्वर्टिबिलिटी, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स वेयर एज डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। हम शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ द टर्म्स ऑफ इशू सो प्रोवाइडेड। अगर इशू के टाइम पर ये सारे प्रोवाइडेड हैं कि कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं या नहीं है। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर हुए तो डेफिनेटली उनको बाद में हम इशू ऑफ शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इन दैट केस दीज आर नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं तो डेफिनेटली उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। नाउ टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर कंपनी में इशू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर विच कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन दिया हुआ है डिबेंचर कितने तरह के हो सकते हैं। तो अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरह के डिबेंचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योर डिबेंचर। नाउ व्हाट इज द सिक्योर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर्स रेफर्स टू दोस डिबेंचर वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ एसेट ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कंपनी के हालात खराब हुए, डिफॉल्ट हुआ, उनकी पेमेंट वापस नहीं मिली, तो यहां पर डिबेंचर होल्डर किसी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर चार्ज रख लेते हैं कि हम वो एसेट उठा लेंगे, ओके। द चार्ज में बी फिक्स एंड फ्लोटिंग, ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिक्स होता है और फ्लोटिंग होता है। फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक एसेट, ये स्पेसिफिक एसेट पे होता है। अ फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन द जनरल एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं सब पर हो सकता है। इसके आगे कुछ और भी है, ध्यान से देखो, जनरल एसेट्स ऑफ द कंपनी। Fixed charge is created against those assets which are held by the company for the use in operations not meant for sale. Fixed charge जनरली प्लांट मशीनरी पे हो सकता है या किसी बड़े एसेट पे हो सकता है जो कि रीसेल पर्पस से नहीं है। कहने का मतलब यहां पर वो स्टॉक्स को एक्सक्लूड कर रहा है। वो चीजें जो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग है, फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड रीसेल है, उन पर चार्ज नहीं होता। बट फ्लोटिंग के अंदर स्टॉक भी आ जाता है। देखो क्या है, वेयर एज फ्लोटिंग चार्ज इन्वॉल्व ऑल एसेट, यहां पर स्टॉक भी आ जाएंगे, एक्सक्लूडिंग दोज असाइंड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हो सकता है कि हमारे क्रेडिटर्स भी हैं, क्रेडिटर्स अलग हैं, क्रेडिटर्स भी कुछ हो सकता है कि कुछ क्रेडिटर्स भी हैं जो कि सिक्योर्ड हैं किसी एसेट के अगेंस्ट। तो वो जो ऑलरेडी सिक्योर्ड है ना, उन एसेट को हटा दो, जो क्रेडिटर्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड एसेट्स हैं उनको हटा दो। बाकी जो एसेट बच गए उसके अंदर सब चीजें कंसिडर होंगी, जिसके अंदर स्टॉक भी आ जाएगा, किसमें, फ्लोटिंग चार्ज में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नाउ व्हाट इज दिस अनसिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता। हाउएवर अ फ्लोटिंग चार्ज मे बी क्रिएटेड ऑन दोज ऑन दीज डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो बेसिकली फ्लोटिंग चार्ज हाउएवर अ फ्लोटिंग चार्ज मे बी क्रिएटेड ऑन दीज डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता किसी एसेट के ऊपर, बट सारे एसेट्स के अगेंस्ट उनको सिक्योर किया जा सकता है। मतलब कहने का है कि फ्लोटिंग चार्ज उनके पास भी होता ही है। नॉर्मली दीज काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड, और इस तरह के डिबेंचर्स कंपनी कभी भी इशू नहीं करती, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो सिक्योर्ड ही होंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, अब मैं समय अंतराल के हिसाब से बात करूं तो समय अंतराल का क्या है। समय अंतराल के बेसिस पर दो तरह के देखने को मिलते हैं, रिडीमेबल और इरेडीमेबल। अब ये रिडीमेबल क्या होता है, ध्यान से देखो।
रिडीमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड आइदर इन लम सम और इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी. डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आइदर एट पार और प्रीमियम. कोई बात, डिबेंचर्स को हम एक समय अंतराल के बाद सारा पैसा वापस कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स को. दैट इज व्हाट रिडीमेबल, दैट इज व्हाट रीपेमेंट. ओके, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पेमेंट दो तरीके से हो सकती है. लमसम पूरी पेमेंट एक साथ जा सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. ठीक है. लाइफ ऑफ द कंपनी, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम. 100 रुपए पर इशू किए थे, वापस भी 100 पर ही कर रहे हैं. दैट इज व्हाट एट पार. ठीक, 100 रुपए पर इशू करे थे, वापस कर रहे हैं 110. 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना? हाँ सर, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं. नाउ दैट इज व्हाट एट प्रीमियम. ठीक है, ये क्या है? एट प्रीमियम है. उसके बाद दूसरे तरह के और भी होते हैं इसमें इररिडीमेबल डिबेंचर. वो क्या होते हैं? इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर आल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर्स. तो अब नाम आ जाएगा, एमसीक्यू ड्राफ्ट हो जाएगा और आप बोलोगे पता नहीं पेपर कहां से सेट हो गया. परपेचुअल, सर परपेचुअल तो सुना ही नहीं था. यहाँ लिखा है ना एनसीईआरटी के अंदर, बेटा यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं वो. अगर फिर आप बोलते हो कि पेपर टफ है, असल में पेपर टफ नहीं है. असल में यह है कि आपने एक बार गो थ्रू नहीं करा. बस एक बार गो थ्रू करनी है एनसीईआरटी, उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल ही है कि आप छोड़ के आओगे. एमसीक्यूज तो बिल्कुल नहीं हो सकते गलत. Irredeemable debentures are also known as perpetual debentures because the company does not give any undertaking for the repayment of the money borrowed by issuing such debenture. These debentures are repayable on the winding up of the company or on the expiry of a long period. यहां पर कोई ऐसा टर्म एट द टाइम ऑफ रीशू कंपनी नहीं बोलती कि हम पैसा वापस कर देंगे. कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, उस टाइम पैसा वापस हो सकता है. इसके अलावा एक लंबे समय अंतराल के बाद पैसा वापस हो सकता है, बट किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि हम इतने टाइम पीरियड के बाद पैसा वापस कर देंगे. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता. ओके, नाउ दैट इज व्हाट इररिडीमेबल डिबेंचर्स. आगे देखिए, कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो. कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर और एनी अदर सिक्योरिटी आइदर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी और द डिबेंचर होल्डर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर. अगर डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में या किसी अदर सिक्योरिटी में, तो डेफिनेटली इट इज नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ओके, तो उसको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंसीडर करते हैं. These debentures are either fully convertible और partly convertible. तो ये fully convertible भी हो सकते हैं, partly convertible भी हो सकते हैं, depending upon the situation. But ultimately convert हो सकते हैं equity share में या किसी other security में. तो that means वो कौन से हैं? वो convertible debentures होते हैं. Okay. Now second one is non-convertible debenture. Now ये क्या होते हैं सर? Debentures which cannot be converted into equity shares or any other securities called non-convertible debentures. मोस्ट डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी फॉल इन दिस कैटेगरी. तो ज्यादातर जो डिबेंचर कंपनी इशू करती है वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं. कन्वर्टेबल बहुत कम करती है कंपनीज इशू. ओके, आगे देखिए. तो नॉन कन्वर्टेबल क्यों होते हैं, इसका रीजन आपको पता है क्या? रीजन पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता देता हूँ. रीजन बड़ा सिंपल है. क्यों? कहीं ना कहीं बेटा अगर डिबेंचर्स को भी हम इक्विटी शेयर में कन्वर्टिबिलिटी देने लग गए ना, ओनरशिप डाइल्यूशन की प्रॉब्लम है. इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो ऑलरेडी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है. आप डिबेंचर होल्डर वालों को और बोल दो कि भैया कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कल को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाना, दिक्कत है. ठीक है, तो ये एक बड़ी बड़ी समस्या है. तो इस वजह से नॉन कन्वर्टेबल होते हैं. फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, अब कूपन रेट क्या होता है सर? देखो ध्यान से. स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, these debentures are issued with a specified rate of interest. होता क्या है कि एक कूपन रेट जो डिबेंचर्स के आगे मेंशन होता है, आपने देखा होगा 9% डिबेंचर्स कुछ इस प्रकार देखते हैं, ये दैट इज व्हाट कूपन रेट. ठीक है, विच इज कॉल्ड कूपन रेट. बस इसी को कूपन रेट बोलते हैं बेटा, और कुछ भी नहीं है कूपन रेट इसमें. दिस द स्पेसिफाइड रेट में बी आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग. और ये जो रेट है ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग मतलब बाद में चेंज भी हो सकता है. द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट यूजुअली टैग्ड विद द बैंक रेट, और ये जनरली बैंक रेट के इक्वल माना जाता है. बैंक रेट मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें बैंक आपको, सिंपल सी बात है, डिबेंचर होल्डर क्या बोलेगा, मैं अपना पैसा कंपनी में क्यों लगाऊं, मैं तो बैंक में रख दूंगा, वहाँ से भी तो इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो बैंक रेट के अनुसार चलता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, क्योंकि वहाँ पर रिस्क फ्री है.
बट कंपनी से क्या उम्मीद लगाता है कोई अगर पैसा कंपनी में लगा रहा है तो वो ये उम्मीद लगा रहा है कि मैं बैंक में ना रख के, बैंक में 8% इंटरेस्ट वैसे मिल रहा है, 7-8%, 6% मिल जाता है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा तभी तो बेनिफिट है, जब तो कंपनी में लगा रहे हैं, राइट। प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग मांगता है डिबेंचर होल्डर, राइट। वो जब 10-12% भी दिखेगा ना इधर कंपनी में तब वो इन्वेस्ट करेगा। तो होता क्या है, ये ना बैंक रेट के साथ टैग होता है, मतलब उसी के इक्विवेलेंट चलता है, दैट इज व्हाट फ्लोटिंग रेट। उसके बाद एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीरो कूपन रेट। अब जीरो कूपन रेट कौन से होते हैं? दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनमें कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर सच डिबेंचर्स आर इशूड एट अ सब्सटैंशियल डिस्काउंट। डिस्काउंट पर इशू कर दो, इशू कर दिया मान लो 80 रुपये पर, और जब रिडम्पशन की बारी आई तो ले लो भैया 100 रुपये। नाउ दैट इज व्हाट, जो 20 रुपीज़ बचे, ये 20 रुपीज़ जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट कंसिडरेशन। इंटरेस्ट इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू and the issue price is treated as a amount of interest related to the duration of these debentures। तो debentures का बस इसी को बोलते हैं कि सिंपल सी बात है, डिस्काउंट पर इशू कर दो और जब एक टाइम पीरियड के बाद जब पैसा वापस करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पर कर देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो डिफरेंस है यही क्या है, इंटरेस्ट मान लो इसको या कंसिडरेशन मान लो, राइट। नाउ दैट इज व्हाट जीरो कूपन रेट डिबेंचर। तो होपफुली अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह की समस्या नहीं आएगी। चलिए अब आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे डिबेंचर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर। नाउ व्हाट इज दिस रजिस्टर्ड डिबेंचर? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर एंटर्ड इन अ रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है उनके रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन करती है, किसके नाम पर इनरोल्ड है, कौन किसके पास है वो, मतलब कौन उसका एग्जैक्ट ओनर है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सारे पर्टिकुलर सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती हैं। कहने का मतलब है कि रजिस्टर्ड है तो मतलब कंपनी के पास उनका रिकॉर्ड है। सच डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर ओनली बाय एग्जीक्यूटिंग रेगुलर ट्रांसफर डीड। भैया बेचोगे तो ट्रांसफर डीड होगी और तभी कायदे से बिकेगा, सारे काम लिखित होंगे क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड है, ओके। बीयर क्या होता है? बीयर को बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि नोट। बीयर डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स which can be transferred by delivery and the company does not keep any record of debenture. Interest on debenture is paid to the person whom produces the interest coupon attached to such debenture। सिंपल सी बात। नोट जिसके हाथ में होता है मालिक वही होता है, कुछ इसी तरह का यहां पर होता है। डिबेंचर्स सर्टिफिकेट जिसके हाथ में है उस पर कूपन रेट है, कंपनी देखेगी उसको इंटरेस्ट पे कर देगी। रजिस्टर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है कंपनी के, वो चेक नहीं करने वाली आपका नाम क्या है, क्या पता है, क्या नाम है। सर्टिफिकेट देखा कि आपके पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट देखा, इंटरेस्ट पे वो कर देंगे, ओके। तो जो बियरर है जिसके हाथ में है डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कोई ट्रांसफर डीड नहीं होती इसमें ट्रांसफर करने के लिए, बिकॉज कंपनी के पास कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज दिस कोलेटरल सिक्योरिटी? देखो ध्यान से समझना, यहां पर डिबेंचर को इशू किया जा रहा है बाय द कंपनी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो लोन कहां से लिया होगा? लोन या तो बैंक का होगा या किसी एनबीएफसी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन हो सकता है। होता क्या है कि वो जो लोन है ना वो किसी प्राइमरी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, बट बैंक्स को, लेंडर्स को ये लगता है कि ये जो प्राइमरी सिक्योरिटी है मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में डेप्रिसिएशन लगेगा या कोई भी सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से प्राइमरी सिक्योरिटी से हम वो पैसा पूरा वसूल नहीं कर पाएंगे जितना हमने पैसा लेंड किया है। इन दैट केस वो बोलते हैं कि हमें एडिशनल सिक्योरिटी दो, और वो एडिशनल सिक्योरिटी कंपनी कैसे दे रही है? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करके, और उससे कमी पेशी जो भी आएगी प्राइमरी एसेट को बेचकर वहां से वो कमी पेशी पूरी कर ली जाएगी बाय द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और आप इंटरेस्ट से भी कंसिडरेशन वसूल कर लोगे, इंटरेस्ट से भी जो है आपको जो लॉस है उसकी भरपाई हो जाएगी। किसको? लोन जिसने दिया है, बैंक ने जिसने लोन दिया है, तो बैंक जो है जो घाटा है वो वहां से रिकवर कर लेगी। प्राइमरी सिक्योरिटी बेच देंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो कोलेटरल सिक्योरिटी एज अ डिबेंचर, वो डिबेंचर्स को रिडीम करवा सकते हैं, सारा पैसा वापस ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, राइट। और एक टाइम के बाद जो रीपेमेंट मिलेगी वो तो मिलेगी, तो रिडम्पशन वाली पार्ट, ओके। सो बेसिकली होता क्या है? कोलेटरल मतलब सिंपल, जहां पर डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया गया है बाय द कंपनी। क्या क्या लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर को फटाफट पढ़ लेते हैं। Collateral security may be defined as a subsidiary or a secondary or additional security beside the primary security when a company obtain a loan or overdraft from a bank or any other financial institution।
सो बेसिकली सब्सिडरी सिक्योरिटी बोल लो, सेकेंडरी सिक्योरिटी बोल लो, एडिशनल सिक्योरिटी बोल लो, जो कि कंपनी इशू कर रही है, डिबेंचर्स को इशू कर रही है, किसको दे रही है, लोन बैंक से लिया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है जिसको हमने ऑलरेडी प्राइमरी सिक्योरिटी दी है, बट वो सफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से हम अपनी कंपनी के एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं। इट मे बी प्लेज और मॉर्गेज सम एसेट एज अ सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट द सेड लोन, तो जो लोन लिया है वो डेफिनेटली किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होगा, बट वो सफिशिएंट नहीं है, कमी पेशी आ सकती है, इस वजह से हम कोलेटरल सिक्योरिटी अपने डिबेंचर को इशू कर रहे हैं। बट द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में इंसिस्ट on additional asset as a collateral security so that the amount of loan can be realized in full with the help of collateral security in case the amount from the sale of principal security fall short of the loan money। ठीक है, अगर लोन का पैसा कम पड़ गया तो डेफिनेटली लोन जो आपने दिया है, जो बैंक ने लोन दिया है, अगर वो क्या हुआ, अगर वो रिकवर नहीं कर पाए प्राइमरी एसेट से, राइट, तो इन दैट केस वो कोलेटरल सिक्योरिटीज को यूज करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करवा लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे, राइट। तो वही सारी बातें हैं जो थ्योरी में लिखी हुई हैं। इन सच अ सिचुएशन द कंपनी में इशू इट्स ओन डिबेंचर टू द लेंडर इन एडिशन टू सम अदर एसेट्स ऑलरेडी प्लेज्ड, तो जो ऑलरेडी गिरवी रखे हुए एसेट्स उनके अलावा। सच एन इशू ऑफ डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इफ द कंपनी फेल टू रीपे द लोन along with the interest, the lender is free to receive his money from the sale of primary security। प्राइमरी एसेट को तो बेच ही देंगे, एंड इफ रिलायजेबल वैल्यू ऑफ द प्राइमरी सिक्योरिटी फॉल शॉर्ट टू कवर द एंटायर अमाउंट, अगर कम पड़ गया, कमी पेशी आ गई प्राइमरी सिक्योरिटी बेचने के बाद, द लेंडर हैज अ राइट टू इन्वोक द बेनिफिट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी वेयर बाय डिबेंचर्स में आइदर प्रेजेंटेड फॉर रिडम्पशन और सोल्ड, या तो रिडम्पशन करवा लेंगे या वो एज इट इज डिबेंचर को बेच देंगे ओपन मार्केट में। तो ये था एनसीईआरटी के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, बाकी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली दो तरीके से इसको डील किया जाता है। डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी डील्ड विद इन टू वेज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। वो क्या क्या है आइए ध्यान से देखिए। पहला मेथड तो ये कहता है कि भैया कोई एंट्री पास मत करो, तो फिर क्या होगा ध्यान से देखो। नो एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस नो लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय सच इशू। हाउएवर on the liability side of the balance sheet below the item of loan, a note to the effect that is has been secured by issue of debenture as a collateral security is appended। so basically कोई एंट्री पास मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली किसी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बुक में इसका, बट नोट्स टू अकाउंट में आप उसको शो कर सकते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी हैज इशूड कितना इशू करा है, एक्स कंपनी ने इशू करे हैं 9% 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ के हिसाब से फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख। ठीक है, टेकन फ्रॉम अ बैंक, और ये बैंक से लिया हुआ है, तो किस तरीके से शो करेंगे फर्स्ट मेथड के अंदर। फर्स्ट मेथड के अंदर सिंपल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको दिखेगा क्या, लोन दिखेगा 10 लाख रुपए का, और यहाँ पर कुछ भी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। नोट्स टू अकाउंट में देखो क्या दिख रहा है, बैंक लोन में क्या दिख रहा है, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 10% डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो इसको, राइट। यहाँ पर 9% लिखा है, यहाँ पर 10% लिखा है, देख रहे हो एनसीईआरटी की मिस्टेक, तो इसको सही करो। ठीक है, ओके। इसके अलावा सेकंड मेथड भी है, वो सेकंड मेथड क्या है ध्यान से देखेंगे। सेकंड मेथड में ये है कि भैया फिर एंट्री पास करो, द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में बी रिकॉर्डेड बाय मीन ऑफ जनरल एंट्री एज फॉलोज। तो इस तरीके से आप उसको जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे, 10,000 डिबेंचर इशू में 9% डिबेंचर है, और 100 रुपीज़ के हिसाब से पर डिबेंचर की वैल्यू है, सिक्योर्ड है, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी है फॉर द बैंक लोन ऑफ 10 लाख। सेम वही क्वेश्चन है, ओके। एंड किस तरीके से एंट्री होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ये डिबेंचर सस्पेंस इज बेसिकली व्हाट, देखो ये सिक्योरिटी का है। फॉर द सेकंड एंट्री देखो क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ 9% डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी ऑन द रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो जब बैंक लोन की पेमेंट हो जाएगी फिर इसको कैंसिल कर देंगे। एंट्री में डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट क्यों किया, बिकॉज अल्टीमेटली एक तरह का, एक आप ये बोल सकते हो कि हमने सिक्योरिटी की तरह दे रखा है, आप इसको बोल सकते हो एक तरह का फिक्टिशियस एसेट बोल सकते हो, राइट। एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है, इसको बुक्स में हम शो करते हैं कि हमने सिक्योरिटी की तरह 10 लाख रुपए का हमारा एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है, और 9% हमारा डिबेंचर के अगेंस्ट है, तो 9% डिबेंचर की लाइबिलिटी है, और ये हमारा एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है। और जैसे ही कैंसिलेशन, जैसी रीपेमेंट कर दोगे, जैसी रीपेमेंट हो जाती है ना, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। क्या इंपैक्ट आने वाला है ध्यान से देखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर एज अ डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर्स इन नोट्स टू अकाउंट। इसको डिडक्शन की तरह शो करेंगे, कैसे करेंगे, ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स व्हेन लोन इज रीपेड द अबव एंट्री विल बी कैंसिल बाय द रिवर्सल ऑफ द एंट्री।
तो जैसी लोन की रिपेमेंट हो जाएगी तो कुछ नहीं करना, इस एंट्री को रिवर्स कर दो। अल्टीमेटली 9% लोन है, ये रिड्यूस हो जाएगा तो डेबिट, और डिबेंचर सस्पेंड जो फिक्टिशियस एसेट था जो डेबिट हुआ था इसको क्या कर दोगे, रिवर्स क्रेडिट। बैलेंस शीट में कुछ इस प्रकार शो करोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपका एज इट इज लोन शो होगा। और इसमें देखो क्या किया हुआ है नोट्स टू अकाउंट में, बैंक लोन 10 लाख रुपए का, और इसको लेस करके दिखा रखा है डिबेंचर सस्पेंस। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का दिख रहा है, और यहाँ पर सिक्योरिटी का देख रहे हो नलीफाई। ठीक, तो बस एक प्रेजेंट करने का तरीका है, इम्पैक्ट कुछ नहीं आने वाला बुक्स में। जब तक है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, या जो भी परसेंटेज ऑफ डिबेंचर होगा। ठीक है, एक फिक्टिशियस एसेट को आप डेबिट कर रहे हो, बदले में लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, जैसे रीपे हो जाए उसको रिवर्स कर दो, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट उसका नलीफाई हो जाएगा। नोट्स टू अकाउंट में कैसे शो करेंगे, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। चलिए, तो अब जरा देखते हैं एक ऐसा पॉइंट, ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में चांस है कि मे भी हो सकता है कि इसकी एंट्री पूछ ली जाए, और मैं पहले भी वीडियोस के अंदर इनको डिस्कस कर चुका हूँ, सैम्पल पेपर के अंदर भी डिस्कस किया है, स्पेसिफिकली जो हमारी वीडियो अवेलेबल है उसमें भी मैंने डिस्कस किया है। एंड आइए दोबारा देख लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से। तो है क्या, बेसिकली इशू प्रीमियम पे है और रिडम्पशन भी एट प्रीमियम है। तो होता क्या है कि इसको ना हमें बुक्स में पहले ही रिकॉग्नाइज करना होता है। देखो, इशू के टाइम पर आप आज, मतलब सिंपल सी बात है, मान लो कंपनी आज इशू कर रही है डिबेंचर, अब उन्होंने जो इशू किया है वो उन्होंने प्रोस्पेक्टस में क्लियर मेंशन किया हो कि रिडम्पशन करेंगे एट प्रीमियम। कल को होने वाला लॉस है प्रीमियम, एक टाइम के बाद जब पैसा वापस कर रहे हो तो ज्यादा पैसा वापस कर रहे हो, 100 रुपए लिए थे 110 वापस करने पड़ेंगे। कल को होने वाला लॉस है उसको आज बुक्स में रिकॉर्ड करो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और सेम अमाउंट को लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री के अंदर। तो एंट्री हम करते क्या है, एंट्री, पहली एंट्री आपको बहुत अच्छे से पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक साथ पैसा आ गया। ठीक है, उसके बाद इस पैसे से हम क्या करते हैं, इस पैसे में जो लॉस है ना, ये वाला, ये लॉस क्या है बेटा, लॉस के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो डिस्काउंट हो सकता है एट द टाइम ऑफ इशू, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, रिडम्पशन के टाइम पर 110 वापस करने वाला हूँ, 100 इशू के टाइम पर लिया था, 110 मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा वापस करने वाला हूँ, जितने भी साल यूज करेगी कंपनी उसको एक टाइम के बाद जब सारा पैसा वापस करेगी तो एक्स्ट्रा पैसा वापस करेगी, दैट इज व्हाट लॉस। सेम अमाउंट को एज अ लाइबिलिटी यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है और लॉस को यहाँ पर डेबिट किया जाता है, सेम अमाउंट को लॉस में डेबिट किया जाता है। डिबेंचर के अंदर एज इट इज फेस वैल्यू आती है, ये इशू प्रीमियम पे था तो उसको हम करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के ऊपर आपको बहुत अच्छे से पता है, इशू ऑफ शेयर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर 5 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो गलती से भी जो इशू वाला प्रीमियम है बेटा वो इसमें मत इंक्लूड कर देना, बिकॉज ये वाला जो प्रीमियम है वो रिडम्पशन के टाइम वाला प्रीमियम है, जिसका सेम अमाउंट आप लॉस भी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लेना। और इसके अंदर क्या सीखने वाली बात है, एक बार नोट पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखो। When debentures are redeemable at a premium, the premium payable on redemption is debited to the loss on issue of debenture account. डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ आपको। It may be noted that when the debentures are issued at a discount and are redeemable at a premium, the amount of discount on issue of debenture debited to the loss on issue of debenture। तो अगर डिस्काउंट पर इशू है तो भी वो लॉस का पार्ट है। It may be noted that when the debentures are issued at a discount and are redeemable at a par, the amount debited to discount on issue of debenture। तो अगर एट पार पे क्या होने वाला है, एट पार पे रिडीम होगा तो फिर उसको हम डिस्काउंट के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन अगर डिस्काउंट पर इशू है, प्रीमियम पर क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। डिस्काउंट पर इशू है, प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, तो लॉस तो आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर ही रहे हो, तो एक काम करो, डिस्काउंट वाला जो लॉस है वो भी इसमें दिखा दो। ठीक है, तो एक ये पॉइंट थोड़ा सा देखने वाला था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन है ना, वो बेटा एक तरह की लाइबिलिटी है और एक तरह का लॉस है जो कि आज आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कंपनी फ्यूचर में पे करने वाली है तो एक तरह की लाइबिलिटी होती है ये। इसको शो कैसे करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, इट इज अ प्रोविजन एंड इज शोन अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब क्या, कोई भी लाइबिलिटी जो एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन एक साल से ज्यादा की होती है, उसको हम नॉन करंट कंसीडर करते हैं, अंडर द सब हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अंटिल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। तो जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाते उसको हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं। प्रोविजन भी है एट द सेम टाइम लाइबिलिटी भी है। कैसी लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। और इसके ऊपर वाला पॉइंट ये समझ के रखना कि अगर इशू डिस्काउंट पर है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है, तो लॉस को ऑलरेडी आप डेबिट करोगे। इन दैट केस जो इशू वाला डिस्काउंट है उसको भी उसी में इंक्लूड कर दो। इशू डिस्काउंट पर है, रिडम्पशन एट पार पे है, तो फिर आपको डिस्काउंट के नाम से उसको डेबिट करना पड़ेगा।
आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्या कॉन्सेप्ट है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर जो मेजर पॉइंट समझाने वाला है वो टीडीएस वाला है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि एक फिक्स रेट होता है जिस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है एक समय अंतराल में, चाहे वो हाफ ईयरली हो सकता है या फिर वो ईयरली हो सकता है। उस पर टीडीएस का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझो। नाउ व्हाट इज दिस टीडीएस सर? नई नई चीजें सर निकल कर आ रही हैं तो हमने पढ़ी नहीं, बेटा सब पढ़ा है आपने, ठीक है। नाउ व्हाट इज टीडीएस, ध्यान से समझना। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। होता क्या है, डिबेंचर्स किसके हैं? डिबेंचर, डिबेंचर हैं डिबेंचर होल्डर के। कंपनी को क्या मिला है? कंपनी को कर्जा मिला है। कंपनी बदले में क्या पे करेगी? कंपनी बदले में डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करेगी एक फिक्स रेट से, ठीक है, एक कूपन रेट से, राइट। होता क्या है, इनकम पर लगने वाले टैक्स को आप क्या कहते हो? इनकम टैक्स कहते हो। बस वही है ये टीडीएस। हुआ क्या, इनकम टैक्स का गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हम इंडिविजुअली सारे डिबेंचर होल्डर्स के पास जाएं और सबसे बोलें आपने इंटरेस्ट कमाया, लाओ टैक्स। हम एक काम करेंगे, जहां से इनकम जनरेट हो रही है, जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा देंगे। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कंपनी। कंपनी के ऊपर डायरेक्ट ऑब्लिगेशन लगा दिया गया कि जब आप इंटरेस्ट बांट रहे होगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, बांटते टाइम टैक्स काट लेना और टैक्स को काट के हमें जमा कराना, और बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप डिबेंचर होल्डर को दोगे। तो अल्टीमेटली हम इंडिविजुअल डिबेंचर होल्डर को नहीं बोल रहे, बट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है। दैट इज व्हाट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां से इनकम जनरेट हो रही है ना, उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी लगा दो। समझ में आया? तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा टीडीएस क्या होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर टैक्स की ऑब्लिगेशन है। कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है। कंपनी फिर यहाँ पर क्या करती है, इंटरेस्ट पे करते टाइम टैक्स को काटती है और उसको लायबिलिटी शो करती है बुक्स में, एंड देन फिर वो पे करती है गवर्नमेंट को। ओके। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसको किस तरीके से शो करते हैं। इस यहाँ पर एंट्री में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको दोबारा लिख लेते हैं कि किस तरीके से आप शो करोगे। डिबेंचर इंटरेस्ट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे सर, बड़ी नाइंसाफी है। बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल। जितना भी बन रहा था उसमें से क्या कर दिया, कुछ अमाउंट टीडीएस में ट्रांसफर कर दिया, बाकी क्या कर दिया, बाकी डिबेंचर होल्डर लिख दिया। और अल्टीमेटली ये क्या किया, ये लाइबिलिटी क्रिएट करी ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो इंटरेस्ट है इसमें से कुछ पैसा टैक्स की लाइबिलिटी कंपनी क्रिएट कर रही है, टीडीएस पेबल लिख रही है, और बाकी पैसा इंटरेस्ट का है जो डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा। यहाँ पर डिबेंचर होल्डर को क्रिएट किया मतलब डिबेंचर होल्डर को यहाँ पर लाइबिलिटी बनाया है। और नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो सीधी सीधी ये होगी कि आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके। और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसको ट्रांसफर भी किया जाता है ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखो ये कर रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। एंड जो इनकम टैक्स पेबल है उसकी पेमेंट कर दोगे आप, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रखना टैक्स की पेमेंट जनरली बैंक से ही होती है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। और जरा ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम लॉस को राइट ऑफ करते हैं जो इशू के टाइम पर हम बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आइए बच्चों, अब थ्योरी सेक्शन के अंदर लास्ट देख लेते हैं कि राइटिंग ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस, एक तरह का ये कैपिटल लॉस कंसिडर किया जाता है, एंड इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड। तो उसी साल ये राइट ऑफ किया जाता है जिस साल आपने डिबेंचर को इशू किया है। एंड डिस्काउंट एंड लॉस कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इसको राइट ऑफ करते हो। आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जो 5 यूटिलाइजेशन के पर्पस हैं जो कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंदर मेंशन है। 5 पर्पस आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। उनके अंदर हमने पढ़ा था प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, तो उसको भी हम राइट ऑफ करते हैं। और ये वही वाला पॉइंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो जो लॉस है वहां से राइट ऑफ, वहां से सेट ऑफ किया जा सकता है। इन केस कैपिटल प्रॉफिट्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो कैपिटल प्रॉफिट अगर एग्जिस्ट नहीं करते मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहा है, और अगर इनएडुकेट है या कम पड़ जाते हैं तो इन दैट केस आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट्स, मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो प्रॉफिट है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से भी सेट ऑफ कर सकते हो। सबसे पहली प्रायोरिटी है सिक्योरिटी प्रीमियम, देन उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। तो डेफिनेटली जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, अब उसको रिड्यूस कर रहे हो आप ड्यू टू दिस लॉस,
लॉस डेबिट होता है तो वो क्या हो रहा है, क्रेडिट, बिकॉज अल्टीमेटली उसको सेट ऑफ कर रहे हो, किसके अगेंस्ट कर रहे हो, सिक्योरिटी पेमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस उनको रिड्यूस हो जाएंगे इस लॉस की वजह से, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। ठीक है, ये दोनों एक तरह के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं बेटा। सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑलरेडी मेरे को क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट्स की बात हो रही है, और इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, दैट्स फाइन, दोनों को हम क्या करते हैं, बुक्स में डेबिट करते हैं। और लॉस हमारा डेबिट होता है, उसको सेटल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। ओके, उसके बाद हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व होता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड नंबर पे होता है। और इस प्रकार आप डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करते हो, राइट ऑफ करते हो या सेट ऑफ करते हो, बोथ आर द सेम थिंग। क्वेश्चन के थ्रू समझो, एग्जाम्पल 1 जुलाई 2019 को कंपनी ने इशू करे हैं 15,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए के हिसाब से हैं। ओके, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% यहाँ पर डिस्काउंट है। आगे बोला गया इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज इन अ सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व, तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व में पड़े हुए हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोला गया द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ 1,50,000 विल बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च इसी साल के अंत में आते आते 1.5 लाख का जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख का सिक्योरिटी में मेरे पास है, उसको मैं उठाकर क्या कर दूंगा, डेबिट। बाकी जो बैलेंस बच गया वो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, बैलेंस जो बच गया वो मैं कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और बाकी मेरा जो टोटल डिस्काउंट है, मतलब एक तरह का डिस्काउंट है या लॉस मैं बोलूँ तो लॉस नहीं है, बेसिकली लॉस तो हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन होता है। तो डिस्काउंट हो या लॉस हो, दोनों को राइट ऑफ करना होता है। यहाँ पर डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट की बात समझो कि डिस्काउंट को वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। और इस प्रकार मैंने इसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में ना आया हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम चैनल पर भी हम हैं तो जाकर देखो, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे अपडेट्स उस पर मिलते रहें। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम बच्चों।